तो आइए देखा जाए आपका जो चल रहा था सीआरपीसी में मेंस के लिए क्वेश्चन चल रहा था। आपका फिर एक बार हम दोहरा दें, गिरफ्तारी का वारंट हम बता रहे थे, अरेस्ट वारंट। गिरफ्तारी के वारंट में आपको बताया गया था कि गिरफ्तारी का वारंट एक प्रति में जारी होता है और यह सामान्यतः एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी के नाम जारी होता है। पुलिस अधिकारी को न्यायालय आदेशित करता है कि वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करे। गिरफ्तारी का वारंट दो प्रकार का होता है, एक बीडब्ल्यू यानी कि बेलेबुल यानी कि जमानती वारंट और दूसरा एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबुल वारंट यानी कि गैर जमानती या अजमानती। आपको बताया गया था कि जमानती वारंट आपका सेक्शन सीआरपीसी के 71 में है और ये आपका कल डिटेल में बताया भी गया था, मैंने पिछले लेक्चर में। और अजमानती, तो जमानती वारंट है तो पुलिस थाने से ही छोड़ देगी, गिरफ्तार करके कोर्ट नहीं ले जाएगी। और एनबीडब्ल्यू अगर जारी हुआ है तब तो गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया जाएगा, कोर्ट में। अब कोर्ट छोड़े कि जेल भेजे, अब ये भाई न्यायालय के ऊपर है। धारा 70 भी से लेकर 81 तक गिरफ्तारी के वारंट के बारे में है। धारा 70 प्री में पूछा जाता है कि गिरफ्तारी के वारंट का फॉर्म यानी कि मॉडल या प्रारूप और अवधि किस धारा में दी गई है। तो 70 में आपका लिखित होगा कि मौखिक बताया गया था, लिखित होगा। इसके बाद कौन जारी करेगा, न्यायालय। न्याय जो जारी करेगा उस मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का साइन होगा और उस न्यायालय की क्या लगी रहेगी, उस पर मुद्रा। अवध थोड़ा सतर्क रहना है। इधर बैठिए, इधर आके इधर। अवध से थोड़ा सतर्क रहना है। आपका गिरफ्तारी का वारंट की अवधि कितने दिनों तक होती है, 1 साल 2 साल मार दीजिएगा, जब तक उसका निष्पादन न हो जाए, यानी कि जब तक वारंटी गिरफ्तार न हो जाए तब तक। और दूसरा बताया गया था कि जब तक जारी करने वाला न्यायालय रद्द न कर दे, कैंसिल न कर दे, तब तक वह गिरफ्तारी का वारंट बना रहता है। समय पर ध्यान न दीजिएगा, 2 साल 4 साल। इसके बाद 71 भी आपका डिटेल में बता दिया गया था, बेलेबुल वारंट। इसके बाद आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठाया गया था जो यूपी और इत्यादि में मेंस में बना है, वहीं हम चल रहे थे। फिर एक क्वेश्चन का मॉडल आपका बताया जाए और उस मॉडल को आगे बढ़ाया जाए। देखिए क्या मॉडल मेंस में बना था, प्री में भी। उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिनमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट इशू किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। ये मेंस में बनता है और प्री में भी। तो आपको लिखना कैसे है ये देखिए। सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से पुलिस एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी के नाम जारी होता है तथा पुलिस अधिकारी को न्यायालय आदेशित करता है कि उस वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सेक्शन 72 और 73 में इसका एक्सेप्शन दिया गया है, अपवाद दिया गया है, जहां की कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी का वारंट किसी आम आदमी या प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी जारी किया जा सकता है और न्यायालय प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित कर सकता है कि वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करे। ये सामान्य नियम नहीं है, क्या है, अपवाद। सामान्य नियम किसके प्रति था, आपका पुलिस के प्रति था। तो वहीं 72 लिखना है हल्का सा और डिटेल में 73 लिखना है।
अब आइए 72 में कितनी बात लिखनी है, देखिए। धारा 72 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी तत्काल आवश्यक हो, अर्जेंट मामला हो, तथा उस समय कोई पुलिस अधिकारी मौजूद न हो, तो ऐसी दशा में न्यायालय किसी एक या एक से अधिक प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, और तब ऐसे प्राइवेट व्यक्ति या ऐसे एक से अधिक व्यक्ति हैं तो सब मिलकर उस वारंट का निष्पादन करेंगे मतलब कि वारंटी को गिरफ्तार करेंगे। फिर एक बार देखिए, गिरफ्तारी तत्काल आवश्यक हो, उस समय कोई पुलिस अधिकारी मौजूद न हो, तब 72 ये कहती है धारा कि किसी एक या एक से अधिक प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय जारी कर सकता है। लेकिन शुद्ध रूप से प्राइवेट व्यक्ति के नाम अरेस्ट वारंट कब इशू होगा, इसका प्योर रूप से शुद्ध रूप से उल्लेख आपका 73 में किया गया है। अब 73 देखिए भाई, यानी कि आपका शुद्ध रूप से हम देखें तो आपका किस धारा में ये कहा गया है कि कब प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है, तो 73 में। पहले कुछ को रिलेट कर लिया जाए और तब आपका इस 73 बाई शुरू किया जाए। देखिए, जब भी आप 73 पढ़िएगा, इसी के साथ एक सीआरपीसी की धारा 43 पढ़िएगा। कौन सी धारा? 43। इसी के साथ आपका सीआरपीसी की धारा 39 भी हल्का सा पढ़ना पड़ेगा और 40 भी, यानी कि 39 भी और 40 भी। और इसी के साथ आईपीसी की धारा भाई आप 79 भी हल्का सा देखेंगे। पहले सभी धाराओं को बता दिया जाए और तब आपका 73 सीआरपीसी शब्दशः शुरू किया जाए। देखिए, किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए बाध्य कौन है, बाउंड कौन है, तो आप कहेंगे पुलिस अधिकारी। कौन बाध्य है? पुलिस अधिकारी। अगर आम आदमी किसी व्यक्ति को या प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ही कर लेता है, वह बाध्य नहीं था, लेकिन किसी अपराधी को गिरफ्तार ही कर लेता है, तो आईपीसी की धारा 79 कहती है कि उस प्राइवेट व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। देखिए एक उदाहरण। ये एक डकैत है, डकैती करके भाग रहा है, तो भाई कानूनन कौन बाध्य है कि डकैत को गिरफ्तार करे? पुलिस। लेकिन मान लीजिए बी एक प्राइवेट व्यक्ति है, आम आदमी है, और बी ने ए को वारंट के बिना गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पुलिस को सौंप दिया, तो क्या बी ने कोई अपराध कर दिया? नहीं। तो कौन सी धारा आईपीसी की बी को बचाव देगी? 79, क्योंकि बी इस कार्य को करने के लिए न्यायानुमत था, जस्टिफाई था, यानी कि इसका कार्य उचित माना गया है। किसका कार्य? बी का। तो इसको प्राइवेट व्यक्ति को, माने प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अपराधी को अरेस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ वो कोई अपराध नहीं करता। प्राइवेट व्यक्ति का कर्तव्य भी बताया गया है, वैसे 37 में भी कर्तव्य है, 38 में भी, 39 में भी, 40 में। सेक्शन आपका सीआरपीसी 38 कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस का सहयोग करे, और 39 और 40 में है कि प्राइवेट व्यक्ति कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को दे। यानी कि सहयोग किस में है? 37, 38
और अपराधों की सूचना की धारा में प्राइवेट व्यक्ति के देने का कर्तव्य है 39 और किस में 40। अब आइए 43 मैं लिखवा भी चुका हूँ, मेंस के लिए बता भी चुका हूँ कि उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिनमें कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो अगर कोई आम आदमी किसी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है तो कौन सी धारा लागू होगी सीआरपीसी की 43। और प्राइवेट व्यक्ति के नाम ही वारंट जारी किया गया है कोर्ट द्वारा, तब कौन सी धारा अप्लाई करेगी 73। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। 73 तब लागू होगी जब प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट इशू किया गया है, और 43 तब लागू होगी जब वारंट इशू न किया गया हो। तो आइए 73 देखा जाए भाई प्योर रूप से। वारंट देखिए, हेडिंग देखिए क्या दिया है। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, निर्दिष्ट माने इशू हो सकेंगे, जारी हो सकेंगे। पहला खंड देखिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के नाम क्या कर सकता है, जारी। अब देखिए, भले आप लोग नए लोग यहीं पकड़े भाई, पुराने लोग तो खैर पढ़े हैं। नए लोगों को 3 पॉइंट इसमें पकड़ना है कि 73 के क्लाज 1 के तहत कौन अथॉरिटी सक्षम है, कौन मजिस्ट्रेट सक्षम है जो प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। तो केवल 2 मजिस्ट्रेट सक्षम हैं। कौन कौन सक्षम है? एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और दूसरा कौन है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर याद करिए, कौन मजिस्ट्रेट सक्षम है जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। तो गलत न हो, कौन मजिस्ट्रेट सक्षम है? तो आपका जवाब रहेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और दूसरा कौन सक्षम है? प्रथम वर्ग। ये पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए? 3। तो 3 व्यक्ति देखिए कौन कौन है जिसको गिरफ्तार करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित किया जाता है। पहला, निकल भागा सिद्ध दोष। निकल भागा सिद्ध दोष का मतलब ये हुआ कि वह कन्विक्ट हुआ था, वह पनिश किया गया था, न्यायालय ने उसे दंडित किया था और अभिरक्षा से भाग गया, यानी कि सजा पाया था लेकिन बीच में ही क्या हो गया? भाग गया। तो उसको हम क्या कहते हैं? निकल भागा सिद्ध दोष। फिर याद रखिए, यानी कि मान लीजिए कोई कैदी था, न्यायालय ने उसे सजा दिया, सजा 10 साल के लिए दिया, 5 साल बाद जेल तोड़कर भाग गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? निकल भागा सिद्ध दोष। ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं, रटे रहिएगा। दूसरा, प्रोकुमुलेंट अफेंडर या उद्घोषित अपराधी, पुलिस एक्ट में भी बताया गया था। उद्घोषित अपराधी, तो अब आपको देखना है कि उद्घोषित अपराधी
या मफरूर अपराधी या भगोड़ा अपराधी। तो भगोड़ा अपराधी किसे कहा जाएगा? जिसके लिए आपका किस धारा के तहत उद्घोषणा की गई है? धारा 82। अब आइए पुलिस एक्ट आप लोग पढ़े हैं पैरा। भगोड़े अपराधियों का कितना वर्गों में बांटा गया है? बताया गया था ना, दो, वर्ग क और वर्ग ख। तो याद रखिए कितने वर्ग होते हैं? वर्ग ए और वर्ग बी। तो भगोड़े अपराधी वे होते हैं जिनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा होने की घोषणा की गई है। गिरफ्तार नहीं हो रहा है, पुलिस खोज रही है लेकिन पकड़ में। तो ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और तीसरा देखिए, ऐसा व्यक्ति जो अजमानती अपराध किया हो, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, या गैर जमानती या अजमानती अपराध किया हो और अपनी गिरफ्तारी से बच रहा हो। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कैसा अपराध किया है? अजमानती, और अपनी गिरफ्तारी से क्या हो रहा है? बच रहा है। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए किस अपनी अधिकारिता के अंदर के किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। तो एक टेक्निकल क्वेश्चन ये मिला कि जब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा तो वह अपनी अधिकारिता के अंदर के व्यक्ति के नाम करेंगे कि बाहरी जिले के व्यक्ति के नाम? अपनी अधिकारिता, यानी कि प्रयागराज का न्यायालय है तो क्या किसी बनारस के व्यक्ति को आदेशित करेगा? नहीं। किसको करेगा? जो प्रयागराज जिले के अंदर क्या हो? निवास करता हो। भाई बनारस और लखनऊ के व्यक्ति को नहीं, भाई बाहरी व्यक्ति को नहीं। ये कहाँ जारी करेंगे? किस प्राइवेट व्यक्ति के नाम? जो इनकी अधिकारिता के क्या हो? अंदर। अब देखिए आपका प्रक्रिया बताई जाएगी। अब तो ये तो आपका नियम हो गया, प्रक्रिया क्या होगी देखिए। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अविस्वीकार करेगा, यानी कि जिस प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है वह व्यक्ति लिखित में वारंट स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्नॉलेजमेंट करेगा। अविस्वीकार करेगा माने एक्सेप्ट करेगा कि हम इस वारंट को क्या करते हैं? स्वीकार। तो अगला देखिए, और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन यानी कि कब्जे इत्यादि उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि में या अन्य संपत्ति में प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। अर्थात यदि वारंटी ऐसे व्यक्ति के भूमि में, भवन में या अन्य स्थान में प्रवेश करता है तो ऐसा व्यक्ति उसे उस वारंट पर क्या कर लेगा? गिरफ्तार। तीसरा खंड देखिए, जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति ने ऐसे वारंटी को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। तो प्राइवेट व्यक्ति बताइए क्या करेगा? क्या उसको डायरेक्ट लेकर कोर्ट में जाएगा कि निकटतम पुलिस को देगा? भाई किसको देगा? तो देखिए सही बता रहे हैं। तो निकटतम आपका पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह वारंट जमानती वारंट था तो पुलिस बॉन्ड भरवा के और जमानतदार लेकर थाने से ही छोड़ देगी। लेकिन अगर वारंट कैसा था जो प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी किया गया था? एनबीडब्ल्यू,
तब तो भाई कहाँ भेजेगी पुलिस उनको? निकटतम मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट जो करे। तो भाई तीनों खंड अच्छे से याद रखना है, फिर एक बार हम बता रहे हैं ताकि मेंस के लिए भी याद हो जाए, प्री के लिए भी। शुद्ध रूप से किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किए जाने का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 73 में। पहला नियम, कौन जारी करने में सक्षम है? तो दो मजिस्ट्रेट। कौन कौन? सीजीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसके नाम जारी करेंगे? प्राइवेट व्यक्ति के नाम। किसको गिरफ्तार करने के लिए? तो तीन याद रखिएगा। पहला, निकल भागा सिद्ध दोष। दूसरा, उद्घोषित अपराधी। और तीसरा, कैसा अपराध किया जो अजमानती और गिरफ्तारी से क्या कर रहा है? बच रहा है। तो मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय अधिकारिता के किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी करेंगे कि बाहरी के? स्थानीय अधिकार अपनी एरिया। तो वह व्यक्ति क्या करेगा? जिसके नाम जारी किया गया वारंट स्वीकार करेगा लिखित में। और जैसे ही उसके कब्जे का माने जैसे ही आपका उसके बाहर साधन या किसी अन्य स्थान में ऐसा वारंटी प्रवेश करता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? गिरफ्तार। गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगा? निकटतम पुलिस के हवाले करेगा। पुलिस देखती है कि जमानती वारंट है तो भाई बंड भरवा के छोड़ देगी। और अगर जमानती वारंट नहीं था तो कहाँ भिजवाएगी? निकटतम मजिस्ट्रेट के पास। हाँ, नहीं नहीं, पुलिस को कोई जारी कर सकता है। पुलिस पुलिस के नाम वारंट कोई भी न्यायालय जारी कर सकता है, प्रतिबंध नहीं है भाई। ये प्रतिबंध केवल तब है जब किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। पुलिस के नाम तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, द्वितीय सब जारी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। ये केवल किसके लिए हमने नियम बताया? प्राइवेट। अगला देखिए आपका 74 देखा जाए, ये मेंस में आपका पूछा गया है। उछल्ला बना है आपका उत्तराखंड मेंस में, थोड़ा सतर्क रहना है। पहले सिद्धांत आपका समझिए तब आपका देखा जाए। देखिए आपका धारा 55 और 74 एक साथ पढ़िएगा। देखिए आपका मेंस के लिए धारा 55 लिखवाया भी गया है, एक साथ इसको पढ़िएगा। ये पुछल्ला क्वेश्चन छोटे छोटे 5-5 लाइन के बनते हैं। फिर एक बार देखिए, सेक्शन 55 और 74 में एक प्रिंसिपल या एक सिद्धांत समाहित है। वह सिद्धांत ये है कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को स्वयं कर सकता है वह अपने अधीनस्थों से भी, अपने सबॉर्डिनेट से भी वह कार्य करा सकता है। यानी कि जो कार्य आप स्वयं कर सकते हैं वह अपने अधीनस्थों से भी क्या कर सकते हैं? करा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसपी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया तो क्या एसपी दरोगा जी से या कांस्टेबल से उस वारंट का निष्पादन करा सकते हैं कि नहीं? करा सकते हैं। क्योंकि जो कार्य स्वयं एसपी कर सकते हैं वह अपने नीचे के पुलिस अधिकारियों से भी वह कार्य क्या कर सकते हैं? करा सकते हैं। अब आइए फिर एक उदाहरण। मान लीजिए कि न्यायालय ने प्रयागराज के एसएसपी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और कहा कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके आप कोर्ट में पेश करिए। तो पहला नियम है कि भाई एसएसपी साहब खुद मोर्चा संभाले, वारंटी को क्या करे? खोजे। दूसरा 74 ये कहता है भाई जो कार्य ये कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट से भी करा दें। यानी कि किसी सीओ को नियुक्त कर दें, डीवाईएसपी को कर दें, कांस्टेबल को कर दें कि हमारा कार्य क्या करो, तुम करो और इस वारंटी को क्या करो? पूरे भारत में खोजो, जहां भी मिले क्या करो? गिरफ्तार। तो ये वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले में धारा 55 काम करेगी।
और वारंट पर गिरफ्तारी के मामले में कौन सी धारा? 74। अब देखिए आपका बैरक देखिए अब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, देखिए आगे, किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निर्देश या पृष्ठांकित है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसपी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है तो एसपी साहब चाहें तो थानेदार का नाम वारंट पर पृष्ठांकित कर देंगे और किसको कह देंगे कि वारंटी को गिरफ्तार करो? थानेदार को। थानेदार का नाम पृष्ठांकित है तो थानेदार साहब भी आगे मामला बढ़ा सकते हैं, आपका कांस्टेबल को दे सकते हैं अधिकार, लेकिन उस वारंट पर लिखना पड़ेगा, पृष्ठांकित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि जाओ तुम क्या करो, इसको गिरफ्तार करो। तो भाई एसपी किसको दे दिए? थानेदार को। और थानेदार किसको दे दिए कि जाओ गिरफ्तार करो? पुलिस वालों को। तो ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो कार्य वरिष्ठ अधिकारी स्वयं कर सकते हैं उस कार्य को वह किससे करा सकते हैं? अधीनस्थों से। आइए 75 देखा जाए, वारंट के सार की सूचना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपको कोरिलेट करके पढ़ना रहता है। देखिए आपका अनुच्छेद 22 का खंड 1 पढ़िएगा, फिर आपका सेक्शन 50 पढ़ना है सीआरपीसी, और फिर आपका पढ़ना है 75। ध्यान से देखिए भाई तीनों यानी कि वारंट के सार की सूचना, सार मतलब मुख्य मुख्य बातें बताना। देखिए एक लाइन, देखिए आपका एक अनुच्छेद पढ़िएगा संविधान का आर्टिकल 22 का क्लास 1, और सीआरपीसी की दो धाराएं पढ़नी है, एक आपका 50 और दूसरा 75। पहले संविधान देखा जाए। संविधान का अनुच्छेद 22(1) ये बताता है प्रत्येक अभियुक्त गिरफ्तार व्यक्ति को ये मूल अधिकार देता है कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो गिरफ्तारी का बेस या आधार या गिरफ्तारी का कारण जल्दी से जल्दी बताया जाए। यानी कि क्यों हमें गिरफ्तार किया गया है, इस बात को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें क्या किया जाए, बताया जाए। यह एक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में समाहित है? 22 के किस क्लाज में? 1 में। इसी मौलिक अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए सीआरपीसी की दो धाराओं में प्रावधान है, एक 50 में और एक 75 में। 50 तब लागू होगी जब वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, और 75 तब लागू होगी जब वारंट पर गिरफ्तार किया गया। याद रखिए, अब वारंट के बिना पहले गिरफ्तार कराइए। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है तो उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका गिरफ्तारी का आधार उस व्यक्ति को बताए। किस व्यक्ति को? जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये कौन सी धारा है? 50। अब 75 है, ये दो ही लाइन की धारा है। जब न्यायालय किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है तो वे आधार, वे कारण, वे बेस वारंट में लिखे रहते हैं। यानी कि वारंट में वह कारण भी लिखा रहता है कि ये गिरफ्तारी का वारंट आपके खिलाफ क्यों जारी हुआ, तो अलग से कारण बताने की आवश्यकता नहीं। तो मान लीजिए वारंटी ए था
और एक को पुलिस ने वारंट पर खोज लिया और गिरफ्तार कर लिया। तो एक को वारंट का क्या बताया जाएगा? सार। सार मतलब कि जो वारंट में मुख्य मुख्य बातें लिखी हैं, पुलिस उसको क्या करेगी? बता देगी। और तब भी व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, हम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो पुलिस वारंट को क्या करेगी? दिखा देगी। भाई नहीं मानेगा तो क्या करेगी? लो देखो, ये वारंट है और इसी आधार पर हमने तुम्हें क्या किया है। तो बताइए, दिखा दे कि मतलब दूर से दिखा दे कि एक बार पढ़वा दे? देखिए, कई जगह ये शब्द आएगा कि दिखा, देखा है। देखा मतलब आपका अभावार्थ निकालिएगा, पढ़ा है। एविडेंस में भी आएगा, तमाम जगह आएगा। आपका एक जगह नहीं, कई जगह ही आएगा कि देखा है। देखा है मतलब कि ये नहीं कि एक नज़र देखा हो। देखा है मतलब वो दस्तावेज क्या किया हो? पढ़ा हो। देखिए, डायरेक्ट एक बार देख लिया जाए। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा, यानी कि मुख्य मुख्य चीजें वारंट की क्या करेगा? बता देगा, सार सूचित करेगा। और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा, यानी कि लो पढ़ लो, तुम्हारे खिलाफ जो काले कारनामे तुमने किए थे, क्यों ये जारी हुआ, इसी में क्या किया गया है लिखा गया, अलग से हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए आपका 76 देखा जाए। 76 भी आपका बहुत बार पूछा जाता है भाई। बिहार, यूपी, हर एक जगह पूछा जा रहा है। फिर 24 घंटे का नियम याद रखना है। संविधान का अनुच्छेद 22 का खंड 2 पढ़िएगा, संविधान का अनुच्छेद। फिर सीआरपीसी की धारा 42 पढ़िएगा, 151 पढ़िएगा। फिर आपका ये 57 पढ़िएगा। इसके बाद आपका 76 पढ़िएगा और 167। देखिए, इन सभी धाराओं में आपका 24 घंटे का नियम ही समाहित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 24 आवर्स का नियम है, इन सभी में भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए है, एक उद्देश्य के लिए नहीं है। आइए आपका देखा जाए, पहले संविधान से शुरू किया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 22 का क्लाज 2 ये बताता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। कितने घंटे के अंदर? 24। हाँ, लेकिन इसमें गिरफ्तारी के स्थान और न्यायालय में आने में जो समय लगेगा उसको जोड़ा जाएगा कि छोड़ा जाएगा? उसके सिवाय सहित कि रहित? सहित मतलब जोड़कर और रहित मतलब क्या हुआ? छोड़कर। तो रहित मारिएगा, यानी कि 5 घंटा यात्रा में लगा, तो क्या वह 5 घंटा 24 घंटे में गिना जाएगा कि नहीं? नहीं। और आपको लिखा भी गया था, बताया भी गया था कि अगर 24 घंटे से अधिक पुलिस वाले अपनी कस्टडी में रखते हैं बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, तो विभाग ये आपका सदोष परिरोध का अपराध होगा। हैबियस कार्पस की रिट भी जारी की जा सकती है और पुलिस वाले विभागीय दंड के भागी भी होंगे। तमाम चीजें हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका 24 घंटे का नियम है। अनुच्छेद 22 का खंड 3 इसका 2 अपवाद भी बताता है, जहाँ की 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना आवश्यक नहीं है। रटे रहिएगा जीएस के लिए। कितने अपवाद हैं? 2। एक, विदेशी शत्रु गिरफ्तार हुआ हो, और दूसरा प्रिवेंटिव लॉ निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को क्या किया गया हो? गिरफ्तार। तो 24 घंटे का नियम काम नहीं करेगा। कितने लोगों के प्रति? 2। एक विदेशी शत्रु और दूसरा कौन? प्रिवेंटिव लॉ के तहत अरेस्ट व्यक्ति।
अब सीआरपीसी में आइए भाई, कह करके आपका देखना है। पहले आपका 42 देखा जाए भाई। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार करती है और ऐसा व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अपना सही नाम और निवास नहीं बताता, तो पुलिस क्या करे? या तो छोड़े या मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या करे? पेश। तो भाई या तो छोड़ दे या मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या करे? पेश। लेकिन किस मामले में? नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय। दूसरा देखिए 151 देखा जाए। अगर कोई व्यक्ति उतावला है कि वह संज्ञेय अपराध करेगा, तो ऐसी दशा में पुलिस द्वारा उसे अपराध करने के पहले ही वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी को आपका मेंस और प्री में भी पूछा जाता है। प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है, निवारक गिरफ्तारी क्या है, तो बताया भी गया है, लिखवाया भी गया है। फिर एक बार देखिए, अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार कर लेना ताकि वह व्यक्ति अपराध न करे, इसी को निवारक गिरफ्तारी कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। इलाज से क्या होता है? ये यूक्रेन पर भी है कि अगर यूक्रेन अमेरिका पर भरोसा नहीं करता, पहले से ही थोड़ा दूरी बनाकर रहता, तो आज रूस हमला नहीं करता। यानी कि इलाज से, अब देखिए इलाज अब करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत परहेज कर लेता तो हमला नहीं होता। लेकिन जब हमला हो गया तो अब परहेज की कोई बात नहीं, अब क्या करना पड़ेगा? इलाज। इलाज मतलब लड़ाई करनी पड़ेगी, अब ये नहीं कि भाग जाइए, तो अलग बात है। 151 में यहाँ भी है कि कितने घंटे के अंदर पेश करेगी पुलिस मजिस्ट्रेट के यहाँ? 24। अगर किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करे। ये बिहार में पिछली बार आया भी था, इसी बार जे में आया है। तो कौन सी धारा में है? सीआरपीसी की धारा 57। और अगर पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार करती है, अगर वह जमानती वारंट है, तब तो थाने से क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। और अगर जमानती वारंट नहीं है, तो कितने घंटे के अंदर वारंटी को मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा? 24 घंटा। कितने घंटे? लेकिन यात्रा के समय को क्या करके? छोड़कर। तो फिर एक बार सतर्क रहिए। अगर वारंट के बिना पुलिस गिरफ्तार की है, तो बिहार में आया था, कौन सी धारा है? 57। और अगर वारंट पर गिरफ्तार की है, तब कौन सी धारा सीआरपीसी की काम करेगी? 76। लेकिन दोनों में नियम समान है, कितने घंटे के अंदर? 24। अब 167 एक बार देखिए। अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को वारंट में गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं हो पाता, यानी कि साक्ष्य पुलिस एकत्र नहीं कर पाती, तो वह कहाँ पेश करे? निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को पेश करे। लेकिन कितने घंटे के अंदर? 24। 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ये नियम किस धारा में है? आपका 167। आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार समाप्त हो गया आपका 76 भी। आगे देखिए भाई, 77 भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। पूरे भारत पूरे भारत पूरे भारत, बस एक लाइन याद रखना है। 77 जब भी पढ़िए तो सीआरपीसी की धारा 48 पढ़िएगा, इसी के साथ आपका 60 पढ़िएगा, और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1800
61 का पैरा 148। फिर एक बार देखिए, यानी कि आपका 3 धाराएं एक साथ सीआरपीसी की पढ़नी है। जब आप 77 पढ़ेंगे और एक आपका पैरा पुलिस रेगुलेशन का, तो पहले 77 ही निपटा दिया जाए। एक लाइन है कि वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है, तो आपका केवल उस प्रदेश में जहाँ न्यायालय स्थित है, उस जिले में और भारत में कहीं भी। तो बताइए, अगर प्रयागराज का न्यायालय किसी को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, तो प्रयागराज की पुलिस कहाँ तक उसे खोजेगी? केवल प्रयागराज में कि भारत में कहीं भी? तो भारत में। तो वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है? भारत में कहीं भी। चाहे दिल्ली जाकर गिरफ्तार करे, बॉम्बे करे, पटना करे, बंगाल में करे, कोई रोक टोक नहीं है। कौन सी धारा कहती है कि वारंट का निष्पादन कहीं भी किया जा सकता है? तो 77। अब आइए, अगर वारंट नहीं जारी हुआ है तो पुलिस कहाँ तक अपराधी का पीछा करके गिरफ्तार कर सकती है? अभियुक्त का कहाँ तक पीछा कर सकती है? तो पूरे भारत में कहीं भी। तो पूरे भारत में पीछा करवाइए, अभियुक्त को गिरफ्तार करवाइए, तो सेक्शन बस चेंज हो जाएगा। कौन सा? 48। और कस्टडी से भाग गया है, अभिरक्षा से भाग गया, तो तुरंत पीछा किया जाए। पुनः गिरफ्तार करने के लिए कहाँ तक पीछा किया जाए? तो भारत में कहीं भी। और यही पीछा जो करना है आपका, कहाँ तक पीछा किया जाएगा? तो एक पैरा और याद रखिएगा भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा आपका 148 बताता है कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अन्य अधिकारिताओं में भी पुलिस अभियुक्त का पीछा कर सकती है, और करके क्या कर सकती है? गिरफ्तार। अब बताइए, मान लीजिए पाकिस्तान भाग गया, चीन भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, तब क्या होगा? भाई भाग गया तो क्या होगा बताइए? पीछा करेगी पुलिस की नहीं? तो फिल्मों से प्रेरित ना होइएगा। ये नहीं कि आपका फिल्मों में हीरो चला जाता है, वहां से मार कर क्या करता है? पकड़ कर। ये फिल्म नहीं है, कानून है भाई। आपका फिल्मों से प्रेरित नहीं होना है। अब दूसरा उपाय है आपका, प्रत्यर्पण कराया जाएगा। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, प्रत्यर्पण संधि होती है, या वहां से मांगना पड़ेगा। और देख ही रहे हैं कि संधि के बावजूद भी कितना दिक्कत इंग्लैंड से लाने में हो रही है। और जितने आपका है वो ज्यादातर क्या हुए हैं? भारत से भाग ही गए हैं। लिस्ट बनाइए तो लिस्ट कम पड़ जाएगी, यानी कि लिस्ट बना दीजिए तो लिस्ट क्या कम कम पड़ जाएगी। अपराधी भी भगे हैं, घोटालेबाज भी भगे हैं, और सबसे अच्छा उदाहरण विजय माल्या है, नीरव मोदी हैं। देखिए, पूरा सरकार अपना नीरव मोदी है, सब तो भाग ही गए हैं। आपका वो राजस्थान का ही भगा है, क्या नाम है भाई? उसके भी आगे मोदी लगा है ना? हाँ, हाँ, देखिए याद है, ललित मोदी भाग भगोड़ा है। तो ये सब भागे हुए हैं। तो यहाँ की पुलिस जाकर वहाँ गिरफ्तार करके नहीं लाएगी भाई। इसके लिए अब तामझाम ज्यादा है, और आपका समझौता करिए। नहीं समझौता है तो और दिक्कत है, वो अब उतना आगे बढ़ना अभी संभव नहीं है। अब आइए, आपका जो अगला क्वेश्चन आपका मेंस में बन रहा है, ये तो प्री में बीच में बनते थे। मेंस में आपका अगला क्वेश्चन बनता है, भूमिका बांध दिया जाए 2-4 मिनट, कि अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन कैसे किया जाता है? फिर एक बार समझिए, अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन के तरीकों का उल्लेख करिए। तो पहले एक उदाहरण बनाइए भाई। मान लीजिए प्रयागराज का न्यायालय है, और इसने
पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, तो ये हो सकता है कि जिसको गिरफ्तार करना है वह पटना में हो, यानी कि जिसके नाम जिसको गिरफ्तार करना है वारंटी कहाँ छुपा है, पटना में। तो भाई इसका निष्पादन तो प्रयागराज में होगा नहीं, यानी कि इसको कहाँ निष्पादित करना है, कहाँ वारंट को लागू कराना है, वारंट को कहाँ लागू कराना है, यानी कि कहाँ गिरफ्तार करना है, प्रयागराज में, पटना में। तो अब अधिकारिता के बाहर जिस वारंट का निष्पादन किया जाना है उसका निष्पादन के दो तरीके हैं। याद करिएगा कितने तरीके हैं, दो। पहला तरीका यह है कि प्रयागराज के ही पुलिस को वारंट दे दिया जाए, और धारा 77 कहती है कि वारंट का निष्पादन कहाँ होगा, तो भारत में कहीं भी। तो प्रयागराज की पुलिस कहाँ जाए, पटना, और वारंटी को गिरफ्तार करके प्रयागराज लाए। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि पटना के पुलिस को ही भेजा जाए वारंट, और पटना के पुलिस को कहा जाए कि आप क्या करिए, यह वारंटी पटना में है और आप इसको क्या करिए, गिरफ्तार करिए। तो कितने तरीके हो गए, दो। एक तो यहीं के पुलिस वालों को क्या करके देकर, और दूसरा वारंट क्या किया गया, भेजा गया, कहाँ भेजा गया, पटना। तो अब एक लाइन और देखिए, इसको डिटेल में चलेंगे, आपका कुछ टेक्निकल भी धारा क्वेश्चन है। मान लीजिए प्रयागराज की पुलिस पटना पहुंच गई और वारंटी को खोज रही है, तो क्या करे प्रयागराज की पुलिस, उसके लिए नियम है। सबसे पहले एसपी या उस इलाके के थाने पर जाए, थानेदार को वारंट दिखाए और कहे कि हम इनको गिरफ्तार करने आए हैं, आप भी हमारी क्या करिए, सहायता। यानी कि हम तो चलेंगे, आप भी साथ साथ क्या करिए, गिरफ्तार करने के लिए चलिए। ये नियम है। लेकिन एक अपवाद भी है, उसी का सहारा ज़्यादा पुलिस वाले लेते हैं। अगर प्रयागराज की पुलिस को लगता है कि पटना के पुलिस के यहाँ हम जाएं, सहयोग मांगें, तब तक वो वारंटी यहाँ से क्या हो जाएगा, फरार। तो जाकर पहले गिरफ्तार करिए, और गिरफ्तार करने के बाद क्या कर दीजिए, पटना की पुलिस को सूचना दीजिए कि हमने आपके इलाके से इस वारंटी को क्या कर लिया, गिरफ्तार। और इसी में ज़्यादा विवाद दो राज्यों में हो रहा है। ज़्यादा विवाद देखने में आया आपका बिहार और बॉम्बे में। मैंने तमाम विवाद बिहार और बॉम्बे में ऐसे हो रहे हैं कि बॉम्बे की पुलिस आ रही है और पटना की पुलिस को कोई सूचना ही नहीं, जाकर गिरफ्तार कर ले रही हैं और हंगामा मच रहा है। तो बिहार ने विरोध किया कि आइए तो कम से कम आप एक बार क्या करिए, मान लीजिए लोग ईंट पत्थर और फायरिंग करने लगे, दो चार पुलिस वाले बॉम्बे के मर ही गए, तो क्या होगा, हंगामा और बढ़ जाएगा। तो आइए तो आप सूचना दीजिए। लेकिन अपवाद है कि सूचना देने में इतना देर हो जाएगी कि क्या हो जाएगा, भाग जाएगा वारंटी। तो सूचना देना आवश्यक। इसको कल हम बताएंगे, क्योंकि आज भाई आपका 10 मिनट पहले ही रोका गया क्लास। तो 15 मिनट बाद भाई आईपीसी चल